नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि में डूबे हुए हैं, अर्थात जिनसे जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो गई है जिसको करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, या फिर आप खुद को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी जीवन जीने की इच्छा के साथ ही आपकी जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीदें भी समाप्त हो गई है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, आत्मग्लानि और डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं आपको एक ऐसा मज़ेदार उदाहरण देने वाला हूं जिसको सुनकर आपका माइंड एकदम से क्लियर होने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी भूल के लिए प्रायश्चित होना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने का प्रण भी लेना होगा। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में 4 चोरों को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है और उन्हें पकड़ने के बाद चारों को दरबार में ले जाकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। फिर राजा पूछता है कि इन चारों का कसूर क्या है, इन्होंने क्या है। फिर सैनिकों द्वारा बताया जाता है कि इन चारों को चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, अर्थात ये सब चोर हैं। तो उनका कसूर जानने के बाद राजा ने अपना निर्णय दिया कि इन चारों को फांसी दे दी जाए। राजा का आदेश मिलते ही उन चारों चोरों को फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है और उनमें से एक चोर को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद दूसरे चोर को फांसी दी जाती है। फिर इसी तरह से तीसरे चोर को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। लेकिन जब चौथे चोर को फांसी देने की बारी आती है तो वह सैनिकों से कहता है कि मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिसे कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वह विद्या भी मेरे साथ ही खत्म हो जाए। ऐसा सुनकर वहां खड़े मंत्री ने चोर से कहा कि बताओ तुम कौन सी विद्या जानते हो। लेकिन चोर की जिद थी कि वह उस विद्या के बारे में सिर्फ राजा को ही बताएगा। ऐसा सुनकर मंत्री ने दरबार में जाकर राजा से आग्रह किया कि महाराज, उन चारों चोरों में से एक चोर आपको कोई विद्या बताना चाहता है। ऐसा सुनकर राजा ने उस चोर को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उसके बाद चोर को दरबार में लाया जाता है और फिर राजा उस चोर से पूछता है कि बताओ तुम कौन सी विद्या जानते हो। तो चोर कहता है कि महाराज, मैं सोना उगाने की विद्या जानता हूँ। ऐसा सुनकर सब अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। चोर बोला, संभव है महाराज, आप मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखिए। अधिक सोच विचार करने के बाद राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, एक बार इसको आजमाया जाए। इसके पश्चात खेत की जुताई करके खेत को सोना बोने के लिए तैयार किया जाता है और सोने के बीज के लिए सोने के छोटे छोटे मोती थाल भरकर लाए जाते हैं। इसके पश्चात राजा चोर से कहता है कि खेत और बीज दोनों तैयार हैं, तुम सोना बो सकते हो। ऐसा सुनकर चोर बोला कि महाराज, अगर सोना बोने का अधिकार एक चोर को होता तो मुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, मैं सोना उगाकर ही धनी हो जाता। इसीलिए सोना केवल वह व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी चोरी ना की हो। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बीज बोने के लिए कहा। मंत्री कहता है कि महाराज, मैंने एक बार चोरी से फल तोड़कर खाए थे, इसीलिए मैं भी बीज नहीं बो सकता। उसके पश्चात राजा ने एक दरबारी से कहा कि तुम सोना बो। दरबारी ने कहा, महाराज, मैंने एक बार अपने पिता के कुछ पैसे चुराए थे, इसीलिए मैं भी सोना नहीं बो सकता। इसके बाद यही प्रक्रिया सभी सैनिकों में दोहराई गई। पता चला कि सबने कहीं न कहीं चोरी की है। अंत में सभी ने राजा से आग्रह किया कि महाराज, आप ही सोना बो दीजिए। ऐसा सुनकर राजा ने जवाब दिया कि मैंने भी एक बार बचपन में अपनी मौसी के द्वारा बनाए गए लड्डुओं को चुरा कर खाया था, इसीलिए मुझे भी सोना बोने का अधिकार नहीं है। ये सब सुनते ही वह चोर मुस्कुराकर कहने लगा कि महाराज, जब तुम सभी चोर हो तो फांसी केवल मुझे ही क्यों दी जा रही है।
तो चोर की ये बात सुनते ही राजा को तुरंत समझ आ गया कि चोर ने ये सब प्रक्रिया अपने बचाव के लिए कराई है। इसीलिए राजा ने उसकी सजा को माफ करके अपने दरबार का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में हैं तो आप इसकी चिंता अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले ही दोषी नहीं हैं। बस फर्क इतना है कि आपका दोष सबके सम्मुख आ गया है और बाकी सबका दोष छिपा हुआ है। अर्थात सभी व्यक्ति कहीं न कहीं दोषी अवश्य है। और इसी के साथ इससे हमें दूसरी बात ये सीखने को मिलती है कि हमें मृत्यु के समीप जाने पर भी अपने बचाव के उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर उपाय सफल हुआ तो हम बच सकते हैं, वरना मृत्यु से बड़ा तो दंड कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसीलिए आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।